Jai Hind everybody, welcome to Khan Global Studies. Till now we have completed our January month's national news. थोड़ा सा पार्ट आज बचा है, आखिरी पार्ट बचा है. आज हम पूरा का पूरा नेशनल न्यूज़ हमारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. तो कल जहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था, लेट्स मूव टू दैट. ओके, चलिए. तो नाउ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों देखिए कि हमारे जो भी सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वो जनवरी के मंथ में गए हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खुद का रिप्रेजेंटेशन करने. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 55th एडिशन था इस साल 2025 की जनवरी में, है ना, जो कि हुआ था डावोस स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है. अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है? तो सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, मनी, इकोनॉमी, फाइनेंसेस, है ना, इसी से रिलेटेड है. अब हमारे सारे स्टेट्स गए हुए थे, स्पेशली सदर्न स्टेट्स. तो यहाँ जाके इन्होंने जो है अपने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताए. इन्होंने बताया हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ये हैं. ये चाहते थे कि जितने भी इन्वेस्टर्स वहाँ आते हैं, मल्टी बिलियनर, मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग नेशंस जो वहाँ आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से, उन्हें ये अपना प्रोजेक्ट दिखा के अट्रैक्ट कर सकें कि वो इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. फॉर एग्जांपल, अगर हम सदर्न स्टेट में आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश को अपना राज्य का जो कैपिटल है अमरावती, वो डेवलप करना है. तो अमरावती का उसने डेवलपमेंट प्लान बताया WEF में. वहाँ जाके उसने इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट किए, है ना. तो यहाँ पे बच्चों 2 मिनट, ओके. तो यहाँ पे देखिए हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एनुअली होता है, इस बार उसका 55th एडिशन था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ले सकें, है ना. तो दावोस में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दक्षिणी राज्य प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे राज्यों को जो इन्वेस्टमेंट मिल भी गया, है ना. तो चलिए, ये जो अंडरलाइन पार्ट है बच्चों जल्दी से लिख लीजिए. लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा. क्या लिखना क्या है? सदर्न स्टेट्स एफर्ट्स एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इन डावोस टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स. मैंने अंडरलाइन करना भूल गई, ये भी लिखना है, टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स, है ना. चलिए लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, आज ख़त्म हो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं है आज, है ना. चलिए ठीक है, डन. आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे. तो 6 इंडियन स्टेट्स, जैसे कि मैंने आंध्र प्रदेश का आपको बताया ही था, वो तो अपने कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है. आंध्र प्रदेश का अभी तक कैपिटल ही नहीं डेवलप हो पा रहा, अमरावती. तो यहाँ पे इसीलिए वो ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, हर जगह से इन्वेस्टमेंट ले, जितनी जगह से इन्वेस्टमेंट पुल कर सकता है उतनी जगह से वो इन्वेस्टमेंट खींचने की कोशिश कर रहा है अभी एट प्रेजेंट. क्योंकि कैपिटल डेवलप करना बहुत बड़ी बात होती है. किसी भी देश या किसी भी स्टेट की पहचान होती है उसके राज्य के कैपिटल से, राजधानी से, है ना. तो कैपिटल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आंध्र प्रदेश जो है बहुत ही ज़्यादा कोशिशों में लगा है कि वो अपने कैपिटल को अच्छे से डेवलप करे, है ना. तो यहाँ पे बच्चों 6 भारतीय राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी और केरला, ये 6 के 6 बहुत ही ज़्यादा प्रयास में लगे हुए थे कि इन्वेस्टर समिट, जो कि इकोनॉमिक फोरम जो है उसमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बस इन राज्यों के नाम लिखना है जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विजिबली प्रेजेंट थे, ठीक है. बस ये जो अंडरलाइंड स्टेट्स के नाम हैं वो लिख लीजिए. Once you have written, just let me know so that we can move forward.
नोटेड है ना, बस स्टेट्स के नाम ही तो लिखने हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिटेल्स जानना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्टैटिक में आ सकता है ना। तो जनरली ऐसा लगता है कि स्टैटिक कितना सारा है ना, एवरी न्यूज़ समटाइम्स बिकम स्टैटिक। तो कितना सारा स्टैटिक और स्टैटिक में क्या क्या पढ़ें, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक के रिगार्डिंग। स्टैटिक में बहुत आसान है बच्चों, जो भी आपका करंट टॉपिक है उससे संबंधित स्टैटिक पढ़ो। जैसे अभी करंट न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम पढ़ रहे हैं जनवरी के महीने की, तो इससे संबंधित स्टैटिक क्या होगा कि अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके समिट कहाँ होते हैं, ये क्या है, इसका स्टैटिक हो गया। इसी में से सवाल आ जाएगा आपको आपके पेपर में, है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फॉर्मेशन थी 24 जनवरी 1971 को, ये लिखते चलिए बच्चों। हेडक्वार्टर्स है इसका कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड। इसी के साथ इसकी जो 55th समिट हुई थी अभी हमने देखा, दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। इसके चेयरमैन एट प्रेजेंट जो हम जनवरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है आपको, चेयरमैन और प्रेसिडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। तो अगर ये न्यूज़ में आएगा, हाल ही में चेंज हुआ होगा तो न्यूज़ में आएगा, तो हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इतना 2 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए काम आ जाते हैं ना। तो हम अगर डिफेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपको एसएससी के लिए डेफिनेटली काम में आएगा, बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ सेम एवरीवेयर, है ना। चलिए चलिए लिख लिया, आई होप लिख लिया होगा, थोड़ा सा ही था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया बिकम्स ऑब्जर्वर इन यूरोड्रोन प्रोग्राम, ठीक है। अब ये यूरोड्रोन प्रोग्राम जो है किसने किया था बच्चों, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने ऑफिशियली ज्वाइन द यूरोड्रोन प्रोग्राम ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, से हमारी ओकार में एंट्री हो जाएगी। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म्स भी हैं, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा लिखने को आएगा। तो यूरोड्रोन प्रोग्राम जो है बच्चों, ये आप नाम से समझ रहे होंगे कि इसमें ड्रोन फैसिलिटीज़ और उसके डेवलपमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा हाई टेक इनिशिएटिव्स आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इसलिए भारत चाह रहा था कि इसका सदस्य बने। तो हम इसके ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में हिस्सा बन गए हैं, ऑफिशियली हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। तो यूरोड्रोन प्रोग्राम का अगर आपसे सवाल आता है क्या भारत ने ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल ज्वाइन कर लिया है ना, ऑफिशियली ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। और इसी को ज्वाइन करते से ही हमारी ओकार मेल में एंट्रेंस हो गई है। अब ये ओकार मेल क्या है, मेल का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ देखो, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ठीक है। तो मेल आरपीएएस, अब आरपीएएस का फुल फॉर्म क्या है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो ये जो पूरा का पूरा संगठन है जिसमें इतनी सारी हम पायलट, फ्लाइंग, ड्रोन, ये सारी रिलेटेड चीज़ें हैं, उनकी टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से सीख सकते हैं, जो कि हम स्वयं जो बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक इंडिजीनियस डेवलपमेंट किया, उसमें हमें जो है इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए तो ये इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। लिख लीजिए जल्दी से इसे। वंस यू हैव रिटन लेट मी नो। इनके फुल फॉर्म अच्छे से लिखिएगा, फुल फॉर्म आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बेटा, है ना। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब ये जो ओकार है ना, ये ओकार है क्या, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज़ इट,
इट इज़ ऑल अबाउट कि भैया किस प्रकार से हम अलग अलग देशों को जोड़कर उनकी टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट करके जो फ्लाइंग स्पेस है, पायलटिंग स्पेस है, ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है, एयर स्पेस है, उसमें आगे विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ओकार का अगर हम पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन। ठीक है, ये ओकार के ही सब पार्ट्स हैं। आपने देखा मेल, RPAS, ये ओकार के ही सब पार्ट्स हैं। और इसीलिए भारत इतने समय से कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारा वेपनाइजेशन बढ़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, है ना, तो इससे हमें फ़ायदा है। तो यहाँ पे ओकार का फुल फॉर्म और ये कहाँ इसका जो है कहाँ बेस्ड है, ये तो बॉन जर्मनी में बेस्ड है, तो ये आप लिख लीजिए। बाकी तो ठीक है नीचे का, है ना, इतना सा और लिख लीजिए बच्चों। Once you have written, just let me know. डन, चलो लिख लो। ऐसे तो छोटी सी लाइन थी, आई थिंक हो गया होगा अभी तक। अब यहाँ पे ये तो हमने ओकार के बारे में लिख ही लिया है ना, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक और बार रिवाइज कर लो। बस इस्टेब्लिश्ड ईयर, जहाँ पे ओकार का फुल फॉर्म लिखा है, बॉन जर्मनी लिखा हुआ है, उसके पास में आप आपका इस्टेब्लिश्ड ईयर लिख लो 1996, बस ब्रैकेट में ईयर लिख लो, ऐसे ब्रैकेट लगा के 1996 ईयर लिख लो, ताकि स्टेटमेंट बेस में अगर कभी ईयर आ गया कि भैया एस्टैब्लिश्ड ईयर, क्योंकि आजकल डिफ़िकल्टी तो बहुत है, हवा में एकदम डिफ़िकल्टी है ना पेपर, तो इसीलिए हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं। ईजी आएगा तो बहुत ही बढ़िया, डिफ़िकल्ट आएगा तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। तो ईयर एस्टैब्लिश्ड ईयर भी लिख लो 1996, ठीक है। बाकी तो हमने ये देख ही रखा है। एंड इफ़ द डायरेक्टर गेट्स चेंज देन ओनली यू नीड टू लर्न अबाउट डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो डायरेक्टर याद रखिए। अगर पुराने से वही हैं तो फिर वो न्यूज़ में नहीं है, तो वो आएंगे भी नहीं, है ना। चलो, तो ओकार जो है बच्चों, ये यूरोपियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमारी बात हुई थी जो वेपन्स, डीलिंग्स, ड्रोन सिस्टम, हर एक चीज़ में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इंगेज रहता है और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस प्रोग्राम है, जिसमें देश चाहते हैं कि भैया भले ही ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में हम उसमें शामिल हों, लेकिन हम उसमें शामिल हों, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी सरकारें शामिल है। स्पेशली बात की जाए बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके की, ठीक है। गवर्नमेंट्स ऑफ बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके, ओके। यहाँ पे ये रहा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स एंड मैनेजेस, रुको, फैसिलिटेट्स एंड मैनेजमेंट आर्मामेंट प्रोग्राम, ठीक है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के बीच सहयोगात्मक सशस्त्रीकरण, ठीक है। चलिए ये और लिख लीजिए, फिर ये हमारा न्यूज़ पूरा ख़त्म हो जाएगा। स्क्रीन आई थिंक इट इज़ जस्ट एक साइड थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। ओके, नाउ इट इज़ ऑल राइट, है ना, बीच में सेंटर में आ गया अब। चलिए चलिए लिख लीजिए जल्दी से बच्चों, कुछ भी नहीं है लिखने में। फैसिलिटेट्स एंड मैनेजेस आर्मामेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड यूके, बस इतना सा लिखना है, लिख लो।
लिख लिया है बच्चों? हुआ कि नहीं हुआ? डन। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम। नेपाल ने पहला इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल होस्ट किया है ना। अब पश्मीना क्या होता है बच्चों? तो पश्मीना एक प्रकार का वूल है ना, पश्मीना शीप से एक्सट्रैक्ट होता है। पश्मीना की जो शॉल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, है ना। पश्मीना की स्पेशलिटी ये होती है कि बहुत पतले कपड़े की शॉल होती है वो, लेकिन वो शॉल पतले होने के बावजूद भी बहुत गर्मी देती है। तो पश्मीना जो है भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर होता है, भारत के लोगों से ज़्यादा बाहर पश्मीना की डिमांड है, ठीक है। पश्मीना को बहुत ही एक लग्जरी वूल कंसिडर किया जाता है बाहर, और बहुत ही एक्सट्रीम डिमांड पर है और बहुत ही अच्छा सेलिंग प्राइस मिलता है ना। तो यहाँ पे नेपाल ने अपना पहला इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल एग्जीबिशन जो है वो होस्ट किया, ठीक है। नेपाल होस्टेड फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल, ठीक है। नेपाल पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव की मेज़बानी की, बस इतना काफ़ी है। आपसे अगर पूछते हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल जो है या महोत्सव जो है उसकी मेज़बानी किस देश ने की, तो नेपाल ने की। बस इतना सा सवाल आ सकता है, इतना सा ही लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, छोटा सा ही है, बस ये लिखना है नेपाल होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल, दैट्स इट, है ना, हो गया होगा। चलिए अब आगे देखिए, नेपाली पश्मीना के भी अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। अब आपने देखा होगा ना, ब्रांड्स में सेग्रीगेट कर देते हैं सेम चीज़ को उसके बनाने के तरीके से, एक्सट्रैक्शन के तरीके से, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के रूप में पश्मीना जो है उनकी बनावट के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से उन्हें सेग्रीगेट किया गया। तो यहाँ पे चांगरा पश्मीना जो है नेपाली पश्मीना है जो बहुत ही फेमस है। नेपाल का एक पश्मीना है चांगरा पश्मीना, पश्मीना का एक टाइप है, बहुत ही फेमस है। तो इसका भी नाम लिख लीजिए कि भैया ये चांगरा पश्मीना कहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, किस देश को बिलोंग करता है, कहाँ को ये जो है ओरिजिनेटेड माना जाता है। तो यहाँ पे इसके फीचर्स हैं बच्चों, बहुत लाइट वेट है, गर्म रहता है, बहुत नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और इतने से पतले से लाइट वेट पश्मीना से बहुत गर्माहट मिलती है, ठीक है। तो नेपाली पश्मीना, जिसे चांगरा पश्मीना के नाम से जाना जाता है, हल्के वज़न, गर्माहट और प्रामाणिक प्राकृतिक फाइबर के लिए जाना जाता है ना। इसकी डिटेल्स और लिख लीजिए बस। और ये पश्मीना जो गोट होती है उसके अंडर कोट से बना हुआ होता है, वो तो सभी को पता है, हम सभी को इतना सा, है ना। चलिए जस्ट राइट दिस वन लाइन, देन दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। चलिए डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह नेपाल के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि नेपाल की राजधानी या कैपिटल क्या है, काठमांडू है। वहाँ पे भी नेपालीज रुपी इस्तेमाल होता है। बाकी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का वहाँ चलता ही रहता है। अभी वहाँ के पार्लियामेंट में चल रहा था कि भैया प्राइम मिनिस्टर को करेंगे, इम्पीचमेंट करेंगे, हटाएंगे। अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा ही हंगामे कर रही थी। तो नेपाल में भी कुछ ना कुछ थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलता ही रहता है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता होगा आप सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं ट्रम्प भाई साहब के पास, है ना। तो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटीरियर डिपार्टमेंट को जो है रीनेम कर दिया, सॉरी, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के इंटीरियर डिपार्टमेंट ने गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को रीनेम कर दिया, ठीक है। मतलब गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को नाम ही चेंज करके गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर दिया, है ना। और एकदम पीछे पड़ गए हैं इस पूरे एरिया को हथियाने में, है ना। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, आप ग्रीनलैंड ले लो, आप इजराइल फ़लस्तीन के बीच में जो गाज़ा स्ट्रिप है उस पर भी ट्रम्प की नज़र है। तो यूएसए अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रीडी हो गया, एकदम से लालची।
बहुत सारी जगह हैं जो दूसरे दूसरे नेशन को बिलोंग करती हैं, यहाँ तक कि यूएसए कोशिश कर रहा है कि कनाडा को भी यूएसए का 51st स्टेट बना ले, है ना। तो यहाँ पे ट्रंप के शासन में यूएसए एकदम से बहुत लालची सा हो गया है और अलग अलग जगहों को रीनेम कर करके अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर रहा है कि भैया हम टेरिटरी एक्सपांड करेंगे, जहाँ रिसोर्सेज हैं उन्हें हथियाएंगे, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट। तो जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक इंटीरियर डिपार्टमेंट है, अभी उसका नाम आ गया है डॉज, DOGE। तो ये जो डॉज है उसने इसीलिए बनाया था ताकि वो अपने एक्सपेंसेस कट कर सके, है ना। तो एक डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस कट करने के लिए, एक डिपार्टमेंट ये कि भैया क्या क्या हथिया सकते हैं हम अमेरिकन टेरिटरी के अंदर। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाए थे, है ना। तो इन्होंने जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से। और अभी आगे देखो आप, जो डेनाली है, ठीक है, तो डेनाली को भी रीनेम कर दिया है माउंट मैकिनली के नाम से। चलिए लिख दीजिए। तो अलास्का का जो हमारा आप देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम किया गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से, और ये जो डेनाली है उसको रीनेम कर दिया माउंट मैकेंजी के नाम से। दोनों ही जगहों को रीनेम कर दिया है। डेनाली इज़ बिलोंगिंग टू अलास्का, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा बच्चों। डन। चलिए ये और उसमें ऐड कर लीजिए। डेनाली इज रीनेम्ड एज माउंट मैकिनली। पहले माउंट मैकिनली ही नाम था, फिर डेनाली हुआ, फिर वापस माउंट मैकिनली। डन है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये यूएसए के बारे में भी यू नो दिस। कैपिटल इज वॉशिंगटन DC, करेंसी इज डॉलर, एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो दिस ऑल्सो यू डोंट हैव टू राइट। चलिए आगे चलते हैं। UAE ने साल 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में डिक्लेयर किया है। अब कम्युनिटी के रूप में इसलिए क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी उनकी खुद की इंडिजीनियस डाइवर्सिटी नहीं, लेकिन दूसरे देश के जो आते हैं नागरिक वहाँ काम करने के हिसाब से, रहने के हिसाब से, बिजनेस डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट प्रोग्राम में, तो उस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को लेकर, जिसको डायस्पोरा भी आप कह सकते हैं, उसे लेकर ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में घोषित कर दिया है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, उन्होंने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में डिक्लेयर किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि UAE ने साल 2025 को किस साल के रूप में डिक्लेयर किया है या घोषित किया है। तो डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ कम्युनिटी या समुदाय वर्ष के रूप में, है ना। चलिए लिख लीजिए। नोटेड। अब यहाँ पे इसका स्लोगन ही बचा हुआ है बस, क्योंकि हर एक प्रोग्राम, हर एक इवेंट, हर एक एवरी इंटरनेशनल और नेशनल प्रोग्राम और इवेंट इज़ सराउंडेड अराउंड अ स्लोगन या थीम।
तो कोई भी इवेंट, कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम स्लोगन या थीम के बिना तो चलता ही नहीं है ना, ये एक प्रचलन हो गया है। तो इसका भी एक स्लोगन है बच्चों, हैंड इन हैंड, है ना। हैंड इन हैंड क्या दिखाता है, ये एकजुटता, साथ में है भैया, सपोर्ट है एक दूसरे का। तो ईयर ऑफ कम्युनिटी है, मतलब सोसाइटी के लिए एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है जो साल भर चलेगा, जिससे वो अपना डायस्पोरा में आपस में कॉपरेशन बढ़ाएंगे। तो हैंड इन हैंड, इससे अच्छा सिंबल क्या हो सकता है कॉपरेशन दिखाने का, है ना। तो हाथ में हाथ का नारा है, तो नारा या स्लोगन, स्लोगन डैश हैंड इन हैंड, नारा डैश हाथ में हाथ, ऐसे लिख लीजिए इसके आगे, है ना, इतना सा। और इससे क्या होता है, यूनिटी दिखती है, कम्युनिटी की कॉपरेशन दिखता है ना। तो यहाँ पर दैट इज़ द बेस्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, चलिए। करंट अफेयर्स रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है करंट अफेयर डिस्कस करो। कोई नहीं है तो खुद से कर लो। करंट अफेयर कभी याद मत करो, उसे पढ़ो, मन में डिस्कस करो, बस करंट अफेयर आपको ध्यान रह जाएगा। करंट अफेयर रटोगे कभी नहीं रट पाओगे करंट अफेयर, क्योंकि कोई भी चीज़ दूसरे से रिलेटेड ही नहीं। आप खुद देखो ना, पिछली न्यूज़ कोई और चीज़ से रिलेटेड थी, नेपाल से थी, ये वाली न्यूज़ अलग ही एकदम यूएई से रिलेटेड है ना। तो हर एक न्यूज़ अलग ही रिलेटेड है, आपस में आपको रिलेशन नहीं दिखेगा। तो आप इसको याद करोगे कैसे? अगर आप उसको समझ लोगे, डिस्कस कर लोगे, तो आपके दिमाग में रह जाएगी। जैसे ये चीज़ रह जाएगी ऑपरेशन सिंदूर। आपने याद किया क्या ऑपरेशन सिंदूर? किसी ने भी याद किया? नहीं याद किया, है ना, पर याद रहेगा। क्यों? इतना डिस्कस कर लिया है, इतना हमने स्टोरी देख ली है, इतना उसको बार बार हमने एक प्रकार से हमारी आंखों के सामने से इतनी बार वो निकला है कि अब हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, 6 मई, पहलगाम टेरर अटैक, 22 अप्रैल, ये सब हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने याद किया? नहीं याद किया, हमने उसे डिस्कस किया, हमने उसे समझा, उसमें हमने इंटरेस्ट लिया, हमने बार बार उसे देखा। ठीक है, सो दिस इज़ द वे फॉर करंट अफेयर्स। चलिए, अब यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट का कैपिटल अबू धाबी है। बहुत सारे बच्चे दुबई में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दुबई इज़ नॉट द कैपिटल, है ना बेटा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट के बारे में अभी हमने लिखा ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे करेंसी और कैपिटल नहीं जानते हैं वो लिखिए। जिन बच्चों को याद है करेंसी और कैपिटल यूएई की मत लिखिए, पर जिन्हें नहीं याद बच्चों आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये भी सवाल आते हैं, करेंसी और राजधानी यानी कैपिटल, ये सवाल भी आते हैं, है ना। चलिए, बस आखिरी न्यूज़ है। तो यूएई ने साल 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में डिक्लेयर किया। चाइना ने साल 2025 को ईयर ऑफ ड्रैगन के रूप में डिक्लेयर किया, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ईयर ऑफ ड्रैगन के रूप में जो है ये पूरा का पूरा साल 2025, सॉरी ईयर ऑफ स्नेक, ईयर ऑफ ड्रैगन पुराना था, ये वाला ईयर ऑफ स्नेक है ना। तो साल 2024 को चाइना ने ईयर ऑफ ड्रैगन के रूप में डिक्लेयर किया था, ईयर ऑफ ड्रैगन, और साल 2025 को चाइना ने ईयर ऑफ स्नेक के रूप में डिक्लेयर किया। तो ये दोनों ही चीज़ लिख लीजिएगा, है ना, दोनों ही चीज़ लिख लीजिएगा कि चाइना डिक्लेयर 2024 एज ईयर ऑफ ड्रैगन एंड 2025 एज ईयर ऑफ स्नेक। ठीक है, चलो। ये वाला यहीं से लिख लीजिए बच्चों। यहीं से लिख लीजिए, चाइनीज 2024 ईयर ऑफ ड्रैगन, 2025 ईयर ऑफ स्नेक। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ईयर ऑफ ड्रैगन, ईयर ऑफ स्नेक। जिस प्रकार से हम लोग सूरज सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, इंडिया में ज़्यादातर सोलर कैलेंडर, हालांकि इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिटी ट्राइब्स ऐसी हैं जो लूनार कैलेंडर फॉलो करती हैं। लूनार मतलब ऐसा कैलेंडर जो चांद के हिसाब से चलता है, सोलर मतलब ऐसा कैलेंडर जो सूरज के हिसाब से चलता है। तो हम लोग मेजरली सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, और चाइना में ऐसा रिचुअल है दैट मेजॉरिटी फॉलोज द लूनार कैलेंडर। तो वो अपने हर साल को कुछ ना कुछ नाम देते हैं अपने लूनार कैलेंडर और अपनी हिस्ट्री के हिसाब से। 2024 को इसीलिए उन्होंने ड्रैगन का नाम दिया था, और 25 को उन्होंने ईयर ऑफ स्नेक का नाम दिया है। ठीक है, चलिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बेटा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है ना। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी हमने डिस्कस किया था, वो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का हमने क्या देख लिया है, अलग अलग ईयर्स देख लिए हैं, बस काफ़ी है। ईयर दैट यू हैव सीन दिस, बस इतना सा ही लिखना है एंड एंटायर न्यूज़ इज़ फिनिश्ड। नेशनल इंटरनेशनल बोथ द पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड विद दिस, है ना। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आवर न्यूज़ इज़ फिनिश्ड।
आई विल चेक वंस अगेन कि कुछ और पार्ट तो नहीं रह गया है। वैसे तो जनवरी हमने पूरा ख़त्म कर लिया है, अगर हो गया होगा तो मैं एक बार रिवीजन के रूप में आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस लाऊंगी बच्चों, जिससे आप थोड़ा रिवाइज कर पाएंगे, है ना। चलिए, टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।